Hello everyone, welcome to Beta Math Academy. So I hope you all are doing well. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का सिलेबस. लेट्स कनेक्ट. तो ये देखिए हमारा जो सिलेबस है बीएससी फाइनल ईयर का है पूरा. अब आपको मार्क्स का डिवाइडेशन पता ही है. फाइनल ईयर में भी 3 ही सब्जेक्ट हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक. फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक का होता है, सेकंड ऑर्गेनिक का होता है एंड थर्ड होता है फिजिकल केमिस्ट्री का. ठीक है. अब इसमें भी मार्क्स का डिवाइडेशन सेम ही रहता है कि 45 नंबर का एक पेपर होता है. मतलब इनऑर्गेनिक का भी 45 नंबर का होता है, ऑर्गेनिक का भी 45 नंबर का और फिजिकल केमिस्ट्री का भी 45 नंबर के पेपर रहने वाले होते हैं. ठीक है. और जो प्रैक्टिकल होता है वो 65 नंबर का होता ही है. ओके. तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके. तो ये है इनऑर्गेनिक का सिलेबस. इसमें जो फर्स्ट यूनिट आपकी रहने वाली है वो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. तो मेटल लिगेंड के बारे में पढ़ने वाले हैं. जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, डी जो ब्लॉक होता है उसके मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट में. इसमें अपने लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्ट करने वाले हैं. ओके. और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी. पहले तो यहाँ वीबीटी की लिमिटेशंस को पढ़ेंगे और फिर यहाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी के बारे में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स. जैसा कि आपको पता है यूनिट फर्स्ट कोई भी यूनिट होती है उसके 2 पार्ट रहते हैं, है ना. तो हमारे पास में तो चॉइस करने का ऑप्शन होता है कि उन 2 पार्ट में से हमें कौन सा करना है. ओके. तो ये देखिए फर्स्ट जो पार्ट है वो पूरा ही मेटल लिगेंड पे जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उस पे रहने वाला है. ठीक है. बी पार्ट है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस. सेकेंड पार्ट इसका ये होगा. इसके अंदर ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी. देखिए जो इसका बी पार्ट है वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक से रिलेट करता है, थोड़ी सी रिएक्शंस वगैरह मिक्स करके बी पार्ट रहेगा. अब यूनिट सेकंड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. जो ट्रांजिशन, देखो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट है एक दूसरे से को रिलेट करती है. ठीक है. तो जो फर्स्ट यूनिट, अगर आप फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़ लेते हो तो सेकंड यूनिट भी उससे को रिलेट ही रहती है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. सेकेंड यूनिट का जो ए पार्ट है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है. पहले हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ेंगे और फिर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं. इसका जो बी पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उसके हर कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की स्टडी करेंगे इस वाली यूनिट में. ओके. इसके अंदर है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, सिलेक्शन रूल ऑफ डी ट्रांजिशन. ठीक है. सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये इम्पॉर्टेंट भी रहता है. ठीक है. फिर है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम. देखो ये जो D1 और D9 के ही दिए हुए हैं, D1 और D9 स्टेट के लिए अपन को जो ऑर्गल डायग्राम है वो पढ़ने हैं. ठीक है. और ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये आपको आगे तक आपके काम आता है, मतलब एमएससी तक आपका चलता है. ठीक है. फिर डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O का होल 6 कॉम्प्लेक्स आयन. तो जो ये एक लिगेंड है, स्पेसिफिक लिगेंड दे रखा है, स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स है, उसकी स्टडी करेंगे अपन इसके बी पार्ट में. ओके.
देन आता है हमारी थर्ड यूनिट ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इसका ए पार्ट है और सेकंड पार्ट होने वाला है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर, नामकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और जो एराइल्स है उनकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। कार्बोनिल्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, देखो इसमें भी कार्बोनिल्स के बारे में, मेटल कार्बोनिल्स की जो बॉन्डिंग है, इसकी जो रिएक्शंस है उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसका बी पार्ट अलग है। ठीक है, ए पार्ट से रिलेट नहीं करता। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एन अपॉन पी रेशियो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और क्यू की जो वैल्यू है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये भी आप आगे तक हायर स्टडी में भी इसको पढ़ते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फिर है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे कि मैं पहले भी बोलती हूँ, बायो वालों के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा और मैथ वालों के लिए टफ, बाकी सब कर लेंगे। ओके, तो एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिर है मेटल पोरफायरिन्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, ये बनते कैसे, ये कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं, इनकी क्या क्या रिएक्शंस होती है, उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर है मेटल आयन विद स्पेशल रेफरेंस टू कैल्शियम और नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ना अपन केमिस्ट्री के बेस पे सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें रिएक्शंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट सबसे अलग होती है। ठीक है, ये बाकी से रिलेट नहीं करती, और ये है हमारी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। ठीक है, कठोर और मृदु एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, बेस एंड हार्ड एंड सॉफ्ट। जो लुईस का जो था हार्ड और सॉफ्ट बेस के लिए, उसकी स्टडी करेंगे। फिर आगे किस किस ने इस पे, मतलब इसकी जो रिएक्शंस होती है, थ्योरेटिकल जो बेसिस है हार्डनेस और सॉफ्टनेस का वो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी करेंगे इस वाली यूनिट पे। तो ये यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसका जो बी पार्ट है वो है सिलिकॉन्स और फॉस्फेजिन्स। इसमें ओनली सिलिकॉन्स और फॉस्फेजिन्स पढ़ेंगे, उसके जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बनने वाले हैं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फेजिन्स। ठीक है, जो उसके पॉलीमर्स बनते हैं उनकी क्या क्या रिएक्शंस रहने वाली है, ये अपन किस में स्टडी करेंगे, फिफ्थ यूनिट के अंदर। ओके, तो ये था हमारा इनऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट। देन हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक के सिलेबस की, कि ऑर्गेनिक का सिलेबस में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी 45 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, और जो मार्क्स का डिवाइडेशन है वो आपको पता ही है कैसे होता है। जो 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं, जो 10 क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं 1.5 के। बाकी के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो 3-3 नंबर के रहते हैं, और बाकी जो 5 जिनका क्वेश्चन बहुत, मतलब आंसर्स बहुत बड़े पैराग्राफ में देने होते हैं, वो अपने रहेंगे 5 नंबर के। इसमें से करने आपको 3 ही होते हैं, है ना। ये आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, 5 यूनिट से एक एक, और आपको इसमें से 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके, तो बाकी अपन को वो सारी यूनिट्स की स्टडी अच्छे से करनी होती है। ठीक है, अब
लेट्स स्टार्ट। तो ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे हम। ऑर्गेनिक में हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इसके अंदर अपन NMR स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, 1H NMR स्पेक्ट्रा के बारे में। तो ये पूरा बेसिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। टॉलुइन, एसिटाल्डिहाइड, ऐसे कुछ कंपाउंड होंगे, एथेनॉल वगैरह, एथिल ब्रोमेमाइड, ये सारे जो कंपाउंड्स होंगे उनके लिए यूवी, IR और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो जैसे स्पिन स्प्लिटिंग हो गया, डी शील्डिंग, न्यूक्लियर की शील्डिंग, डी शील्डिंग, ये सारे जितने भी टॉपिक्स है वो अपन किस में पढ़ेंगे? स्पेक्ट्रो के अंदर। जो यूनिट फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये एक पूरी ही यूनिट रहेगी, इसका कोई पार्ट नहीं है। अब सेकंड यूनिट है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। देखो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर जो मेन होता है वो तो होता है नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं इसके अंदर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और उसकी जो रिएक्शंस होते हैं, पहले अपन नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, फिर कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स की अपने को रिएक्शंस पढ़नी होती है। तो ऐसे करके ये पार्ट है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, और ये भी आपके हायर स्टडी में बहुत अच्छे से काम आएगी। इसकी पूरी बुक होती है, तो इसको भी अच्छे से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर है फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। फैट ऑयल और डिटर्जेंट्स है वो कैसे बनते हैं, सोप का सल्फोनेट, जो सोप का सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, वेजिटेबल ऑरिजिन, ये कॉमन फैटी एसिड, ग्लिसरैल्डिहाइड्स, हाइड्रोजनेशंस ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल्स, सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण, और ये सब को अपन इसमें पढ़ेंगे बी पार्ट के अंदर। इसका जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है, बाकी ये भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। फिर है थर्ड यूनिट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया एनोलेट्स, ठीक है। इनोलेट्स के थ्रू जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है उसको अपन इस वाले चैप्टर के इस वाली यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इसमें है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजीन्स, एल्काइलेशन ऑफ डाई एथिल मैलोनेट्स एंड एथिल एसिटोएसीटेट, सिंथेसिस ऑफ एथिल एसिटोएसीटेट, द क्लिंजन का कंडेंसेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और एल्काइलेशन मतलब कुछ जो कंपाउंड्स है, स्पेसिफिक आपको कंपाउंड्स दिए जाएंगे, उनकी अपन को रिएक्शंस ही पढ़नी है। उनकी रिएक्शंस के बारे में जो उनका ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है एनोलेट्स का, वो इसमें प्रॉपर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट थर्ड है। फिर अपनी जो यूनिट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड की जो स्टडी है ये भी सेम चलने वाला है। पहले एमिनो एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी रिएक्शंस क्या क्या होती है, उसका सिंथेसिस कैसे कैसे होता है वो पढ़ेंगे। फिर न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, और फिर प्रोटीन्स के बारे में पूरा जो टॉपिक है उसी पे है ये, ठीक है। तो ये जो इसका जो बी पार्ट है थोड़ा सा लेंदी है, बट ऑल ओके हम कर लेंगे। फिर आती है फोर्थ यूनिट फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट्स। आप देख रहे हैं ये जितनी भी यूनिट्स है एक दूसरे से रिलेट ही कर रही है यहाँ तक कि भाई अपन एमिनो एसिड पढ़ रहे हैं, अपन फैट ऑयल्स पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। तो जो BSc फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है ना, वो थोड़ी सी बायो से रिलेट ही रहती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बायो वाले बच्चे थोड़ा से उनके लिए इजी होने वाला है ये पार्ट। फिर है कार्बोहाइड्रेट में है क्लासिफिकेशन, सेम उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजोन फॉर्मेशन, ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत सारे मतलब यही सिलेबस रहेगा। ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्च, सेल्यूलोज, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनकी रिएक्शंस क्या क्या होती है, ये सब पे पूरी यूनिट है फोर्थ। और इसका बी पार्ट नहीं है, ये एक ही पार्ट है इसका फोर्थ यूनिट का, ठीक है। एंड देन फिफ्थ यूनिट में है सिंथेटिक पॉलीमर। एक पार्ट इसका सिंथेटिक पॉलीमर पे हो जाएगा और सेकंड पार्ट है सिंथेटिक डाइज। तो इसके अंदर भी कुछ आपको जैसे देखो एडिशन ऑफ चेन ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन,
ठीक है। एडिशन रिएक्शंस के बारे में है, चेन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, आयोनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है, उसका जो पॉलीमर, उससे कैसे कैसे पॉलीमर बनता है ये इसमें पढ़ेंगे। फिर इपॉक्सी रेजिन्स और पॉलीयूरेथ्रिन्स, ये इसका पार्ट है। फिर है सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज के अंदर क्या पढ़ेंगे, कलर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स, कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशंस ऑफ डाइज, ये इम्पॉर्टेंट है। डाइज का क्लासिफिकेशन ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस उठ के आ जाता है, ठीक है। देन केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मेथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड और मैलेकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट, फिनोफ्थलीन, फ्लोरोसिन, एलिजरीन एंड इंडिगो। तो ये हमारा डाइस का टॉपिक है, ठीक है। तो ये पूरा ऑर्गेनिक का सिलेबस है जिसका अपन ने ओवरव्यू देखा था। अब इसको कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये आप YouTube पे देख सकते हैं और आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अपन अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।